वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। और आज है हम हमारे लेक्चर 10 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जिसका देखो पार्ट फर्स्ट जो है वो मैं करवा चुका हूँ। ये जिसमें हमने जो है बेसिक्स डिस्कस किए थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर रहे थे और हम क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुँच चुके थे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है पहले वो आप क्लास देख लीजिए। उसके बाद हम अब क्वेश्चन नंबर 9 पे है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अ बिल फॉर ₹1840 इज पेड इन द डिनोमिनेशंस ऑफ ₹50, 20 एंड ₹10 नोट। सिंपल सी बात क्या है, 1840 रुपये का एक बिल पे करना है और आपके पास 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये के नोट है। ठीक है, 50 नोट्स इन ऑल आर यूज। टोटल जो आपने नोट्स यूज किए हैं वो है 50। ठीक है, 50, 20 और 10 के नोट्स हैं और नंबर ऑफ नोट्स जो आपने यूज किए हैं वो 50 है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब मुझे ये 3 स्टेटमेंट चेक करने हैं। ठीक है, 25 नोट्स ऑफ ₹50 आर यूज्ड एंड द रिमेनिंग आर इन डिनोमिनेशन ऑफ 20 एंड 10। क्या ऐसा पॉसिबल है? सेकंड चीज, 35 नोट्स ऑफ 20 आर यूज्ड एंड रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 एंड 10। 20 notes of 10 are used and remaining are in the denomination of 50 and 20. Which of the above statement are not correct? हमेशा इस चीज को ध्यान से पढ़ लें। देखो वैसे यूपीएससी अच्छी है, वो यहाँ पर ओरिजिनल पेपर के अंदर आपको इस चीज को बोल्ड करके देती है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है ना कि हमारे कई एस्पिरेंट्स की आंखें पता नहीं क्या है, उनको तब भी नहीं दिखता ये बोल्ड करने के बाद भी। लेकिन अगर बिना बोल्ड के आए तो भी आपको हर क्वेश्चन में, चाहे वो जीएस का हो या सी सेट का हो, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है। नॉट करेक्ट पूछा है मतलब इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या समझ में आया कि टोटल पेमेंट 1840 रुपये का करना है। 50, 20 और 10 के नोट है। चलो पहले क्वेश्चन में आते हैं, पहले स्टेटमेंट में आते हैं। 25 नोट 50 के, अगर 50 के 25 नोट हैं आपके पेमेंट में तो कितने रुपए हो गए? 1250 रुपये हो गए। तो कितना पेमेंट और करना है आपको? 1840 माइनस 1250, कितने रुपए बच गए? ये हो गया आपके 590। अब देखो माइनस कैसे करोगे आप? 1250 है, 1840 है। अगर यहाँ 1240 होता तो 600 रुपये बचते सीधे सीधे, लेकिन 10 और ज़्यादा है तो 10 कम कर दिए। तो ये सॉल्यूशन के तरीके हैं, ठीक है, छोटे मोटे जो आपको आने चाहिए। 590 हो गए। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, 25 नोट आप यूज कर चुके हो, बाकी 25 नोट बचे। इस 25 नोट में कुछ 20 के हो सकते हैं और कुछ 10 के हो सकते हैं। अब मुझे 590 रुपये का पेमेंट और करना है और केवल 25 नोट यूज करना है, 20 और 10 के। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं 25 के 25 नोट 20 रुपए के भी ले लेता हूँ, अगर 25 के 25 नोट 20 रुपए के भी ले लेता हूँ तो भी कितने रुपए हुए? सिर्फ 500 रुपये ही तो हो पाए। और मुझे तो पेमेंट करना था 590 रुपये का। यानी ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 20 और 10 के 25 नोट लेकर 590 रुपये का पेमेंट कर दूं। तो मतलब क्या हुआ कि ये वाली कंडीशन जो स्टेटमेंट 1 में दी हुई है ये रॉन्ग है। ठीक है, देखो ये क्या है, जनरल तरीका है। अभी मैं आपको एक ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि जो नोट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें एक्चुअल में जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम और एक जो स्टैंडर्ड तरीका है वो क्या है सॉल्व करने का, क्योंकि ये जनरल तरीके से जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग वाला तरीका है। पहली बात तो पहले तो हमें यही लगाना है। ये तरीका अगर आपका फेल हो जाए तो उसके बाद वो सेकंड तरीका है जो अपनाना है। अगर मान लो यहाँ पर पेमेंट हो रहा होता और आपसे पूछता भैया कितना पेमेंट करना है 20 और 10 के नोटों में, तो उसके लिए क्या तरीका है वो मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन के बाद। ठीक है, चलो सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। अब ये कह रहा है 35 नोट्स 20 रुपए के, यानी कितने रुपए हो गए? 35 नोट 20 रुपए के हो गए आपके 700 रुपए। तो बाकी कितना पेमेंट बचा? 1840 माइनस 700 हो गया आपके 1140। अब 1140 रुपये का पेमेंट करना है 50 रुपए और 10 रुपए के नोट से, वो भी कितने? 15 नोट। क्यों? 35 नोट यूज कर लिए आपने, बाकी बचे 15 नोट। टोटल नोट तो 50 ही यूज करने हैं। अब फिर वही चीज देखो, अगर 15 के 15 नोट में 50 रुपए के भी ले लूं तो भी कितने रुपए होते हैं? 750 रुपये होते हैं। और पेमेंट तो मुझे 1140 रुपये का करना था। तो ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। चलो इसी तरीके से थर्ड पे आते हैं। 20 नोट ऑफ 10 आर यूज्ड, अगर 20 नोट 10 के यूज हो जाएंगे तो कितने रुपए हो गए? 200 रुपये हो गए। 200 रुपये हो गए तो मतलब 1840 माइनस 200 कितने? 1640 रुपये का पेमेंट और करना है। और नोट कितने बचे हैं मेरे पास? 30 नोट
हैं 20 और 50 के। फिर वही चीज़ 50 के 50 अगर मैं 30 नोट भी ले लूँ तो भी कितने रुपए होते हैं? 1500 रुपये ही तो होते हैं। और यहाँ पर पेमेंट करना है 1640 का। ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत, यानी आंसर हो गया डी। ये तो हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात। लेकिन जो ये नोट वाले पेमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनको सॉल्व कैसे करना होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर बात करूँ मैं, आपके पास 10 रुपए के, 20 रुपए के और 50 रुपए के नोट हैं। तो पहले सपोज कर लो 10 रुपए के एक्स नोट है, 20 रुपए के वाई नोट है और जेड 50 रुपए के जेड नोट है। ठीक है, जहाँ आपको टोटल नोट दिया हुआ होगा उसमें से एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 50 नोट टोटल। अब टोटल पेमेंट जो आपको करना है वो कैसे निकालोगे? रुपीज़ को नोट से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है भाई। 10 रुपए का एक्स नोट है तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? 10x। 20 रुपए के वाई नोट है तो 20y। 50 रुपए का जेड नोट है तो 50z बराबर कितना हो जाएगा आपका पेमेंट? 1840। ठीक है, अब इसके ऊपर जैसे क्वेश्चन में कंडीशन बोले उस तरीके से कंडीशन अपनाओ। जैसे मान लो ये कंडीशन थी 25 नोट 50 रुपए के, 50 यानी जेड की वैल्यू आपको 25 दे दी। अब इन दोनों इक्वेशन में जेड की वैल्यू डाल दो, फिर हम एक्स और वाई निकाल सकते हैं दो इक्वेशन से। जी हाँ, आप निकाल सकते हो। तो जनरल क्वेश्चन जो कि इस जनरल अंडरस्टैंडिंग से नहीं हो पाएगा, यानी जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा उसको आपको इस तरीके से करना है, नोट वाला कोई भी क्वेश्चन हो। लेकिन यहाँ पर इसकी नीड नहीं है क्योंकि उससे भी शॉर्ट तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, पर ये तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर में हो सकता है कि ये तरीका यूज करके क्वेश्चन सोल्व हो इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको आना चाहिए, ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। देखो जो भी मैं क्वेश्चन ट्राई करने के लिए बोलता हूँ, वैसे तो आपको सारे क्वेश्चन ही ट्राई करने की कोशिश करनी है, लेकिन जिस पे मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ उसको तो ज़रूर ट्राई करना है। ठीक है, जैसे कि वन नॉन जीरो डिजिट, वन वॉवल एंड वन कंसोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन कैपिटल आर टू बी यूज्ड इन फॉर्मिंग पासवर्ड। क्या कह रहे हैं? एक पासवर्ड बनाना है। ठीक है, उसमें एक तो नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो मतलब 1 से लेकर 9 तक का कोई डिजिट है। एक वॉवल है, वॉवल आप समझते हो क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल है इंग्लिश लेटर इंग्लिश में। और एक कंसोनेंट, बाकी सारे बचे 21 कंसोनेंट। ठीक है, आर टू बी यूज इन फॉर्मिंग पासवर्ड, एक पासवर्ड बनाना है जिसमें ये सब चीज़ें। अब ये सर आप बोलोगे सर ये इन कैपिटल क्यों दिया? इन कैपिटल इसलिए दिया क्योंकि कई लोग ये दिमाग लगा लेंगे कि नहीं सर वॉवल तो कैपिटल में भी होते हैं स्मॉल में भी होते हैं तो ये 10 हो गए। तो उस चीज़ को हटाने के लिए यूपीएससी ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि भैया एक ही कंडीशन लेनी है इन कैपिटल वाले। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? such that each password has to start with a vowel and end with a consonant. How many such password can be generated? फिर वही चीज बॉक्स मेथड क्यों? क्योंकि 3 पोजीशन के अंदर हमें 3 कंडीशन बनानी है। अब मेरे पास क्या है? एक तो नॉन जीरो डिजिट है 1 से 9 तक के, 5 वॉवल है और 21 कंसोनेंट है। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ईच पासवर्ड हैज टू स्टार्ट विद अ वॉवल, स्टार्ट होना चाहिए वॉवल से। वॉवल कितने हैं इंग्लिश लेटर में? 5। तो यहाँ पर कितनी कंडीशन बन सकती है? 5। एंड एंड विद अ कंसोनेंट, कंसोनेंट से एंड होना चाहिए। कंसोनेंट कितने हैं? 21। बाकी मतलब यहाँ पे क्या आएगा? एक नॉन जीरो डिजिट जो कि 1 से 9 तक है, मतलब 9 है। अब क्या बचा? बस इनको मल्टीप्लाई कर दो। 45 मल्टीप्लाई 21, 21 5 ज़ा 105, 21 4 ज़ा 84 और 10 94 945। और ये आपका सही आंसर हो गया। कितना इजी था, सिंपल सी बात। क्या है, जब भी ये पासवर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, कोई 3 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर है, उसमें कंडीशन बिठा रहा है, तो बॉक्स मेथड इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट मेथड होता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको, एकदम इजी क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं। चलो फिर से एक न्यूमेरिक लॉक वाला क्वेश्चन है, इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। देयर इज अ न्यूमेरिक लॉक विच हैज अ 3 डिजिट पिन। एक न्यूमेरिक लॉक है जिसमें 3 डिजिट पिन है। द पिन कंटेन्स डिजिट्स 1 to 7, 1 to 7 पिन है इसके अंदर। देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट। ठीक है, डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा। द डिजिट इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी लेफ्ट से राइट में जब आप जाओगे, ये एक 3 डिजिट पिन है
ठीक है, नंबर रिपीट नहीं होंगे, 1 to 7 7 नंबर हैं। लेफ्ट से राइट जाने पर नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, डिक्रीजिंग मतलब कम होता जाएगा। ठीक है, एनी टू डिजिट्स इन द पिन डिफर बाय एट लीस्ट टू, और एनी टू डिजिट इन द पिन डिफर बाय एट लीस्ट टू, यानी जो दो डिजिट होंगे ना कोई भी, उसमें डिफरेंस कम से कम 2 का होगा, यानी माइनस करने पर 2 से बड़ा ही नंबर आएगा, 2 या 2 से बड़ा नंबर आएगा। हाउ मैनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विथ सर्टेनिटी, मतलब क्या है कि इन कंडीशंस के साथ कितनी टोटल कंडीशन बन रही है, ये पूछना चाह रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ कि कितने अटेम्प्ट आपको लगाने पड़ेंगे। अब ये जो 3 कंडीशन थी, इन 3 कंडीशन को फुलफिल करने वाले कुछ अरेंजमेंट्स होंगी, वो आपको निकालनी है। तो देखो, इन जनरल अगर बॉक्स मेथड में आप जाओगे तो जिस तरह की कंडीशन इसने दी है ना, उसको आप बॉक्स मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि जो कंडीशन है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और माइनस करने पर 2 आना चाहिए, उसको आप बॉक्स मेथड से नहीं निकाल सकते। तो जैसे ही आपके ये मेथड फेल हो जाते हैं, बॉक्स मेथड या परमुटेशन वाले मेथड, तो सिंपल सी बात क्या है? सिंपल सी बात ये है कि आपको जनरल कंडीशन खुद से बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस बनाना ईजी है। क्यों ईजी है भाई? 1 to 7 है मेरे पास, ठीक है, और मुझे टोटल 3 डिजिट चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात समझो, और एटलीस्ट 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप 1 to 7 तक की बात करो, तो अगर मैं 3 डिजिट निकालूं माइनस करते हुए, ठीक है, तो अगर मैं 4 लूँ, मान लो पहला डिजिट, तो 4 2 और ये तो 0 हो गया, यानी 0 तो आपका नंबर आ ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि जो आपका फर्स्ट नंबर होगा, ये 7 6 और 5 ही हो सकता है। ये बात समझ में आई आपका, कि जो पहला नंबर होगा वो 7 6 और 5 ही हो सकता है। तो इन 3 से अब हम कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए और 2 माइनस करना चाहिए। और जब भी हम कंडीशन बनाएंगे तो एक सिस्टमेटिक वे में बनाएंगे, आपको पता ही है। ठीक है, चलो यहाँ कंडीशन बनाता हूँ मैं। सबसे पहले 7 को लेता हूँ, तो 7 2 माइनस करना है 5, फिर 2 माइनस करना है 3। ठीक है, चलो 7 5, इसको एक साथ ले लो आप, क्योंकि एटलीस्ट 2 माइनस करना है, तो मैं 3 भी माइनस कर सकता हूँ। 5 में से 3 गए, ये हो गया 7 5 1। समझ में आ गया? 7 5 की हो गई पूरी। ठीक है, अब ले लेंगे 7 और 4, 7 4 2, 2 माइनस करना है। ठीक है, 7 4 और 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? 7 3 और 1, क्योंकि एटलीस्ट 2 माइनस करना है आपको। ठीक है, 3 में एक ही नंबर बनेगा, 0 हो जाएगा इसके बाद अगर करेंगे माइनस, तो यानी अभी आपका 7 का पूरा हो गया। 7 2 आप ले नहीं सकते, क्योंकि 7 2 और 0 हो जाएगा, और 0 आपके नंबर में है नहीं। तो 7 के बाद अब क्या लेना है? 6 लेना है। तो 6 4 और 2, दो दो माइनस करा मैंने, फिर 6 4 और 1। ठीक है, फिर 6 3 और 1, बस। ठीक है, और फिर 5 से लेंगे तो 5 3 और 1, बस। 5 2 और 0 तो लेना ही नहीं है। टोटल ये कंडीशन आपकी बन सकती है। कितनी कंडीशन हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 कंडीशन आपकी टोटल बनी। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में मुझे पता है कि थोड़ा सा हार्ड तो रहता है, क्योंकि आपने समझा कि ऐसा क्वेश्चन हमें बॉक्स मेथड से करना है, लेकिन फिर ये पहचानना कि जो कंडीशंस दी हुई हैं उसको बॉक्स मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते, और हमें जनरल अरेंजमेंट्स बनानी पड़ेंगी खुद से सोचकर। ये बनाना आपको आना चाहिए। बहुत से क्वेश्चंस में इस तरह का जो कंसेप्ट है ये यूज़ हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, सिस्टमेटिक ढंग से आप चीज़ों को करेंगे तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। अगर आप ऐसे रैंडमली उठाओगे कि अच्छा 7 5 3, फिर 7 5 1, अच्छा 7 4 2, तो ऐसे जगह आप सिस्टम रैंडमली सोचोगे तो आप कोई ना कोई कंडीशन मिस कर जाओगे। लेकिन जब आप एक तरीके से करोगे ना कोई चीज़ को, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी। आप 2 3 कंडीशन बनाओगे, आपको आपका हाथ को पता चल जाएगा कि हाँ आगे कंडीशन कैसे बनेगी। कि देखो 5 वाली में 3 कंडीशन बनेंगी, 4 वाली में 2 ही बनेगी, और 3 वाली में 1 ही बनेगी। तो वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको। हर क्वेश्चन का अपना एक अलग अरेंजमेंट होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। The letters A, B, C, D, E are arranged in such a way that there are exactly two letters between A and E. How many such arrangements are possible? अब ये बात आप ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसके बेस पे अदर क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मैंने आपको याद होगा शुरू में पढ़ाया था परम्यूटेशन वाले के अंदर दिल्ली वाला क्वेश्चन।
ठीक है, दिल्ली वाला और इंटरनेशनल वाला क्वेश्चन। तो ये उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज किया है कि इसने दो जो लेटर है उनकी पोजीशन फिक्स कर दी। इसने क्या बोला कि दो लेटर जो ए और ई है ना, इनके बीच में एग्जैक्टली दो लेटर आने चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये ए लिखा है, ये ई लिखा है, इन दोनों के बीच में दो लेटर आएंगे और टोटल लेटर ये पांच है, मतलब एक लेटर यहाँ और आएगा। ठीक है, अब मेरी बात समझना कि इसके अंदर कंडीशंस कैसे बनते हैं। सबसे पहली चीज, जो ए और ई है, ए और ई है, मुझे एक बात बताओ, इन दोनों की पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो सकती है या नहीं हो सकती। इसने बोला ए और ई के बीच में, तो ये भी हो सकता है कि ई पहले हो और ए बाद में हो, यानी इन दोनों की कंडीशन आपस में इंटरचेंज हो सकती है। तो एक टू तो आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, दूसरी बात क्या कि ए और ई मैंने यहाँ लिखा है, सिमिलरली के अंदर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यानी एक पोजीशन राइट में ले जाओ इनको। एक कंडीशन ये हो गई, यानी मल्टीप्लाई बाय टू। जैसे ही आपको सेम चीज की दो कंडीशन मिले उनको मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा, इसके बाद ये तीन पोजीशन बची, ठीक है, जिनका आपको सॉल्व करना है। तो अब ये तीन लेटर उस जनरल तरीके से होंगे जो हमने पढ़ा था दिल्ली वाले के अंदर, कि जैसे ही आ जाए कि तीन लेटर है, उनको आपको करना है तो तीन का फैक्टोरियल, दैट्स इट। क्योंकि इन तीन लेटर में तो कोई कंडीशन है नहीं, ये आपस में कैसे भी इंटरचेंज हो सकते हैं, तो तीन का फैक्टोरियल। यानी सिंपल सी बात क्या है, जिस चीज को वो फिक्स करेगा उस फिक्स में देखो कि कितनी कंडीशन बन सकती हैं, उतने को मल्टीप्लाई कर दो और जो बाकी लेटर बच गया उनका फैक्टोरियल करके लिख दो। ये होता है जब वो कंडीशन डालेगा इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। तो ये हो जाएगा 2 टू 4 इंटू 3 इंटू 2, फैक्टोरियल खोल दिया मैंने, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, फिर बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको क्या बोला, ए और बी के बीच में एग्जैक्टली दो होने चाहिए। ठीक है, दो ले लिया मैंने और ये क्या कर दिया। अब मैंने देखा कि इस जो कंडीशन है, सिर्फ ए और ई को मैं कंसीडर करूँ तो इससे कितनी कंडीशन बन सकती है। एक तो ये है कि आपस में इंटरचेंज हो जाए, और एक ये है कि ये एक स्पेस राइट में आ जाए। ठीक है, तो यानी कि दो दो कंडीशन बन रही है, तो दो मल्टीप्लाई दो, इसके बाद तीन लेटर बचे तो बस तीन का फैक्टोरियल। ठीक है, जो हमारा जनरल तरीका है, और आगे आपका आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 13, अब ये आप करके देखिए, आई होप ये आप कर पाएंगे। तो आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा, क्या क्या रहा है देखो। यूजिंग 2 2 एंड 3 3 एज डिजिट्स, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर देन 30,000 कैन बी फॉर्म्ड। सिंपल सी बात क्या है कि 30,000 से ऊपर नंबर बनाना है, मतलब सिंपल सी बात क्या है, और लेटर है आपके पास पाँच, तो आपको एक 5 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपको 30,000 से ऊपर कोई नंबर चाहिए तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि फर्स्ट पोजीशन पे थ्री यूज होगा, होगा कि नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल थ्री यूज होगा, तो इसके लिए तो एक ही कंडीशन बनी। अब इसके बाद क्या है, बाकी बची ये चार कंडीशन। ठीक है, तो इन चार जो डिजिट्स हैं, इन चार में से एक डिजिट यहाँ आएगा, एक डिजिट यहाँ आएगा, एक डिजिट यहाँ आएगा और एक डिजिट यहाँ आएगा। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ एक ही कंडीशन बन रही थी, 4 × 3 × 2। अच्छा, इतना तो कर लिया, पर एक चीज फिर देखो, एक चीज ये देखो कि एक थ्री तो चलो आपने यहाँ यूज कर लिया, ये तो हट ही गया। बाकी जो ये चार बचे, इसके अंदर दो दो का पेयर बन रहा है, तीन तीन का पेयर बन रहा है। और मैंने क्या समझाया था, जब भी परम्यूटेशन वाला क्वेश्चन हो, चाहे हम बॉक्स मेथड यूज करें या परम्यूटेशन का जनरल तरीका यूज करें, अगर कोई चीज सेम होगी तो जितने नंबर में वो हैं उसका फैक्टोरियल का डिवाइड भी लगेगा। ठीक है, ये दो दो के पेयर बन रहे हैं तो दो फैक्टोरियल और दो फैक्टोरियल का डिवाइड लगेगा। समझ में आ रहा होगा, आई होप आपने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो 3 2 जा 6 और ये आपका आंसर आ गया 6। ठीक है, सिंपल क्या था, 2 2 3 3। इस क्वेश्चन में पता डाउट कहाँ होता, डाउट ये होता कि कई बच्चे यहाँ पर थ्री का फैक्टोरियल लिख देते क्योंकि यहाँ पर तीन के तीन पेयर है। लेकिन देखो, एक जो तीन था वो तो अपन ने यहाँ फिक्स कर दिया ना, ये तो यहाँ पे इंटरचेंज हो ही नहीं सकता, इसको तो हमने वैसे ही फिक्स कर दिया। तो जैसे ही हमने इसको फिक्स करी तो वो तो फ्रीज हो गया, वो हमारे परम्यूटेशन में आया ही नहीं। परम्यूटेशन तो इन चार के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, और इन दो दो और दो तीन से हो रहा है, इसलिए हमने दो और दो का फैक्टोरियल लगाया। ये चीज इसमें समझने वाली थी नहीं। ठीक है, चलो,
आ गया फिर से नोट वाला क्वेश्चन। हाउ मेनी डिफरेंट सम कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिनोमिनेशंस रुपीज 50, 100, 200, 500 and 2000 taking at least 3 denominations एट अ टाइम। अब मेरी बात क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझोगे ना तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि अच्छा ये क्या पूछना है। ये कह रहा है कि कितने डिफरेंट सम बन सकते हैं, कितने नोट यूज करने हैं, वो तो उसने कहा ही नहीं। इसने ये सिर्फ इतना सा कहा है कि 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट और 2000 का नोट है। 2000 का नोट तो खैर अब बंद हो गया, लेकिन क्वेश्चन पहले का है इसलिए 2000 का नोट भी आ गया इसके अंदर। इसमें से आपको एटलीस्ट 3 नोट लेने हैं, ठीक है। लेने हैं मतलब उसको क्या करना है, एटलीस्ट 3 नोटों का आपको सिलेक्शन करके कितनी कंडीशन बन सकती है वो निकालना है। सिलेक्शन करना है आपको 3 नोटों का, टोटल 5 नोटों में से। तो मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 3 नोटों का, यानी 3 का भी कर सकते हो, 4 का भी कर सकते हो और पांचों के 5 का भी कर सकते हो। मतलब ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। क्यों कॉम्बिनेशन का है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन की बात चल रही है कि आपको 3 नोट लेने हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है, अगर मैं एटलीस्ट 3 के 3 नोट लूँ तो इसका मतलब क्या है, 5C3 सॉल्व करना मैंने आपको बताया ही था, क्योंकि हाफ से ऊपर है इसका मतलब है 5C2। और 5C2 कैसे सोल्व करेंगे, 5 × 4 अपॉन 2 × 1, 2 2 ज़ा 4, 10। पहली कंडीशन तो ये हो गई। अगर मैंने 4 नोट लिए मतलब 5C4, 5C4 का मतलब 5C1, समझ में आ गया। बिल्कुल 5C1 इज 5, 5C1 तो 5 ही होगा, ठीक है। 5 ये हो गया। अगर मैं 5 के 5 नोट लूंगा तो ये हो जाएगा 5C5, 5C5 का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है। ये आपको पता होगा, अगर n और r इक्वल है तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। हो सकता है मैंने पहले ये चीज़ नहीं बताई हो, तो अब बता रहा हूँ कि 5C5 इज 1 होता है, यानी कि जब n और r की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो इसका मतलब हो जाएगा 5C0, और 5C0 मतलब 1। तो कितनी कंडीशन हो गई, 10, 5 और 1, 10 और 5 15 और 1 16 कंडीशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इस चीज़ में, ये समझना कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि ये कह रहा है कि भैया आपको 3 नोट लेने हैं तो सिलेक्शन करने हैं ना, इसलिए इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा। इस टॉपिक में बस यही है कि इस टॉपिक में ये समझना कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला या कौन सा तरीका यूज करना है। वो अगर आपको प्रैक्टिस से आ गया तो उसके बाद आगे सॉल्यूशन तो आप सीख ही जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Suppose you have sufficient amount of rupee currency in 3 denominations, rupees 1, rupees 10 and rupees 50। यानी कि बस 1, 10 और 50 के नोट हैं। In how many different ways can you pay a bill of 107? ठीक है, कितने डिफरेंट वे में आप 107 रुपये का बिल पेमेंट कर सकते हो। देखो टोटल पेमेंट आपको 107 रुपये का करना है और आपके पास 50, 10 और 1 रुपये के नोट है। अगर आप जनरल तरीके में जाओगे तो मुझे एक बात बताओ, टोटल कितने नोट यूज करने हैं, ये आपको कहीं दिया है क्वेश्चन में, ये आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया। मतलब कि जो वो वाला मेथड था x+y+z वाला, वो यहाँ पर यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि आपको टोटल नोट्स कितने यूज करने हैं वो दिया ही नहीं होगा। तो मतलब ये जनरल अंडरस्टैंडिंग से, जनरल जो हमारी कंडीशन बनाते हैं ना, उसी से बनेगा। तो जनरल कंडीशन का सिस्टमेटिक वे कैसे होगा इस क्वेश्चन में, सबसे बड़ा नोट कौन सा है, 50 का नोट है। अब मुझे एक बात समझाओ कि अगर मैं ऐसा करूं, मान लो कि सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 50 के 2 नोट, ठीक है। 50 के अगर मैंने 2 नोट लिए तो मेरे 100 रुपये पूरे हो गए और बाकी मुझे 7 रुपये बनाने हैं। तो इसके लिए 10 के तो कोई नोट यूज होंगे ही नहीं, 0 नोट। और 1 रुपये के 7 नोट यूज होंगे। अब 1 रुपये के कितने भी नोट यूज हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मेरी कंडीशन चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या आ गई, जब 50 रुपये के 2 नोट होंगे तो उसमें सिंगल एक ही कंडीशन बनेगी, क्योंकि 10 रुपये के नोट तो उसमें है ही नहीं और 1 रुपये के 7 नोट हो गए। तो एक कंडीशन तो मुझे यहाँ से मिल गई। चलो अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 50 रुपये का सिर्फ एक नोट लूँ, 50 रुपये का मैं एक नोट लूँ, तो अब मैं 10 रुपये के एक बार तो ऐसे कर सकता हूँ कि 5 नोट ले लूँ, तो 100 रुपये हो गए और बाकी 7 रुपये हो गए, ठीक है। एक बार मैं 4 नोट भी ले सकता हूँ 10 रुपये के, मैं 10 रुपये के 3 नोट भी ले सकता हूँ, मैं 10 रुपये के 2 नोट भी ले सकता हूँ, 10 रुपये के एक नोट भी ले सकता हूँ
और 10 रुपये का एक नोट भी नहीं लूँ तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास 1 रुपये का है ना सिक्का, तो मैं कितने भी लेके अपना पेमेंट पूरा कर दूंगा। यानी ये कंडीशन कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई। ठीक है। अब ये बताओ कि 50 रुपये का अगर मैं एक भी नोट नहीं लूँ तो क्या कर सकता हूँ मैं। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, 10 रुपये के 10 नोट ले लूँ, 10 रुपये के 9 नोट ले लूँ, इस तरीके से जाके 10 रुपये के 0 नोट भी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये कितनी कंडीशन हो जाएगी टोटल, 11 कंडीशन। सिंपल सी बात है, 0 से लेकर 10 तक 11 हो गई, तो सिंपल सी बात है कितने आपके वो हो गए। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 11 और 17 और 18 पॉसिबिलिटी आपकी टोटल हो गई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अ बैग कंटेन्स 20 बॉल्स, एक बैग में 20 बॉल हैं, 8 बॉल हैं ग्रीन, 7 बॉल हैं वाइट, 5 बॉल हैं रेड। What is the minimum number of balls that must be picked up from the bag blindfolded without replacing any of it to be assured of picking at least one ball of each color? ये वाला कॉन्सेप्ट आप ढंग से समझ लेना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन के अंदर भी ये चीज़ बार बार यूज होएगी, इसलिए इसको समझना। क्या कह रहा है देखो, टोटल 20 बॉल है, 8 बॉल तो ग्रीन है, 7 बॉल वाइट है और 5 बॉल रेड है। अब ये क्या कह रहा है, मिनिमम कितनी बॉल मैं पिक करूं रेंडमली या ब्लाइंड फोल्डेडली, कि सभी एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर मेरे पास आ ही जाए। जब भी ऐसे बोले कि 1 बॉल ऑफ ईच कलर तो आ ही जाए मेरे पास, तो इसमें वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है। अगर आपको सारी बॉलें चाहिए, मान लो आपने बॉलें उठाई, मुझे सारे कलर चाहिए, लेकिन पहले मैंने 8 बॉल उठाई तो 8 की 8 ग्रीन थी। ठीक है, इसके बाद मेरी किस्मत इतनी खराब है कि फिर भी रेड बॉल नहीं आई, साथ के साथ वाइट बॉल मेरे हाथ में आ गई, तो कितनी हो गई, 8 और 7 15। लेकिन इसके बाद जैसे ही आप 16th नंबर की बॉल उठाओगे, तो मुझे एक बात बताओ, वो तो पक्का रेड होगी या नहीं होगी, पक्का होगी, यानी आपको मिनिमम 16 बॉल तो उठानी ही पड़ेगी कि सारी कलर मिल जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो बोले एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर, तो सबसे कम नंबर ऑफ जो बॉल है ना, सबसे कम नंबर ऑफ बॉल जो है उसको उठाना है, उसको छोड़ के बाकी दोनों को प्लस करना है, और उसके बाद एक 1 उसमें प्लस करना है, तब जाके ये कंडीशन बनेगी कि जो एटलीस्ट 1 बॉल है वो आपकी आएगी। उसमें मिनिमम नंबर ऑफ आपको 16 बॉल तो उठानी ही पड़ेगी, जिससे कि आपको ये मिले। ठीक है, टू बी अशॉर्ट के लिए। ठीक है, तो आपका 16 जो है आंसर हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है कि आपको एक सारी बॉल चाहिए थी। अब अगर जो सबसे कम नंबर ऑफ बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है ना आपके हाथ में आने की, तो बाकी दोनों को जोड़ लो पहले, और उसमें एक बॉल और जो है जोड़ते ही आपकी सारी बॉलें आपके पास आ जाएंगी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो है सिटिंग अरेंजमेंट टाइप का, कि इफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ रो, अरेंज कर रहे हैं यानी परमुटेशन, सो दैट द गर्ल्स आर नॉट टू नेक्स्ट ईच अदर, गर्ल्स को आपको एक दूसरे के पास नहीं बिठाना है, और आपके पास 2 बॉयज है, 2 बॉयज है, 2 गर्ल्स है, हाउ मैनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर। ठीक है, सिंपल सा मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब ये है कि मेरे पास 2 बॉय हैं, 2 गर्ल है, मुझे जो ये 2 गर्ल है ना, इनको आसपास नहीं बिठाना, यानी इनके कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो ये 2 बॉयज हैं वो इन 3 प्लेसेस पे आ सकते हैं, नहीं आ सकते। 2 बॉयज हो सकते हैं मैं यहाँ बिठा लूँ, या फिर मैं यहाँ बिठा लूँ। ठीक है, इन 3 प्लेसेस पे ये 2 बॉयज आ सकते हैं और गर्ल्स इन 2 प्लेसेस पे आ सकती हैं। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि गर्ल्स क्योंकि 2 प्लेसेस पे आ सकती हैं तो 2 का फैक्टोरियल, बॉयज 3 प्लेसेस पे आ सकते हैं तो 3 का फैक्टोरियल। तो 2 × 3 × 2, 3 × 6, 6 × 2 = 12 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल था नहीं। सिंपल सी बात है, गर्ल्स के 2 प्लेस हैं, गर्ल बॉयज़ के 3 प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बॉयज़ के 3 प्लेस आइडेंटिफाई करें। ठीक है,
तो 12 इसका आंसर हो गया। इसके साथ ये टॉपिक खत्म हुआ। आई होप आपको इस टॉपिक में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आप हमारी मेल आईडी पे मेल कीजिए या कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं उसको वापस से समझाने की कोशिश करूंगा। इस टॉपिक की क्लास अगर एक बार में समझ में नहीं है तो वापस ले लेना, इन क्वेश्चंस को अपने हाथ से वापस सॉल्व करना, ठीक है? तब जाके आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। उसके अलावा और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने आपके हो सके उतने आप इस टॉपिक से सॉल्व करें। Thank you so much.